बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुल के बोल, और खुल के बोल के साथ मैं हूं नमरा तारिक। एतजाज नकी की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी में करूंगी। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान SCO जैसा एक इंपॉर्टेंट इवेंट होस्ट करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि सिफारती तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। ये ना सिर्फ सिफारती तौर पर बल्कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है, इक़्तिसादी तौर पर, उसके अलावा तिजारती तौर पर भी। लेकिन पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, वो इतने अहम मौके पर, जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ मुंजमद जमी हुई हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि क्या होने जा रहा है, उस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात, ये कह देती है कि वो उसी रोज एहतजाज करेगी। और एहतजाज करने की वजह यह कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही किसी को भी। आज समात भी हुई, उसमें सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान कोई आम शख्सियत नहीं है, एटलीस्ट उनकी बहन और डॉक्टर, जो कि बिल्कुल वैलिड बात है। लेकिन आई थिंक सो कि यहां पे ऑपोजिशन को रिवाइज करना चाहिए अपनी पॉलिसी पे। प्रोग्राम में आगे जाके इस पे बात करते हैं। उसके अलावा आईनी तरमीम को लेकर जो बहस है वो तो काफी दिन से चलती आ रही है, उसकी गूंज अभी तक ठंडी नहीं हुई है। लेकिन जो मुलाकातों का सिलसिला है वो आई थिंक सो कि तेज होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फौरन इजलास के बाद या किसी अहम मौके के बाद मुलाकात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान से। लेकिन उन मुलाकातों से निकल क्या रहा है, इस पर भी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं प्रोग्राम में आगे जाके। एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद कौन है वो आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूं। बशारत राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सलमान अनीस हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इमरान, और ब्यूरो चीफ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर दराज गोंदल। सबको खुशामदीद कहते हैं। बशारत, सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ, खुशामदीद भी कहूंगी आपको प्रोग्राम में। मुझे ये बताइएगा कि जो अपोजिशन ने फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना करने की इजाजत मिली तो हम लोग एहतजाज करेंगे, तो 15 तारीख को एहतजाज करने का यह फैसला दुरुस्त लगता है? बहुत शुक्रिया निमरा। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वहाँ पर पटिशन दायर की थी उनकी सिस्टर ने, इमरान खान की सिस्टर ने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो भी वो कहा जी कि वो फैसला, उन्होंने कहा जी कि मुलाकात होगी, लेकिन जब तक वो पाबंदी है, पाबंदी के बाद। लेकिन यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी जब ये इमरान बैठे हुए हैं, इमरान को पता है वो केस इमरान ने भी कवर किया था। जब नवाज शरीफ का बाहर जाने का मुद्दा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जी कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो जमानत कौन देगा। अब देखिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पाबंदी तो लगाई है इमरान खान के हवाले से, उनसे मुलाकात करने के हवाले से, तो उनके कोई पता नहीं है कि इमरान खान के हवाले से ये खबरें भी आ रही है कि वो शायद कोई बीमार हैं या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि उनका स्पोक्स पर्सन था जब जो मुलाकातें करता था, इंतज़ार हुसैन बंजोथा, वो भी गायब है, वो भी कहीं नहीं मिल रहा। और वो उसका भी केस जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत में था, उन्होंने उसको भी लटका दिया है। वो 17 के बाद, छुट्टियों के बाद उस पर ले गए। और इस सूरत में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता और बचता नहीं है। वो करे क्या, करे क्या। लोग उठाए जा रहे हैं, रोज़ाना सोशल मीडिया पर खबरें मिलती हैं, आज फलां जगह से ये उमर दराज गोंदल साहब बैठे हुए, लाहौर से मिलती है जी कि फलां बंदा उठाया गया है, फैसलाबाद से उठाया गया है। अब क्या करें, हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ा बहुत उसका लचक का मुजाहरा करे और कम अज़ कम इमरान खान तक तो रसाई देनी चाहिए। और बाकी जो शंघाई इजलास हो रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और कोई ऐसा नहीं करना। एहतजाज देखें, जमहूरियत, तमाम जमहूरी ममालिक में जब ओबामा या बाइडन गया था हिंदुस्तान, तो उस वक़्त वहाँ पर दिल्ली में एहतजाज हो रहा था किसानों का। एहतजाज जमहूरियत का हक है, वो देता है, आपका आइन उसका हक देता है। लेकिन एहतजाज जो है उसमें वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए, पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं होना चाहिए। बाकी एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है और वो होना चाहिए। हर मुल्क का, हर जमहूरी मुल्क का आइन उसकी इजाज़त देता है। ठीक हो गया। अच्छा, बशारत राजा के पॉइंट के साथ ही सलमान आपकी तरफ आती हूँ। ये बताएं कि जो बशारत राजा ने बात की है वो बहुत हद तक आपको नॉर्मल भी लगेगी कि क्या हुकूमत पे भी जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, जब आपको पता है कि SCO जैसा इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज है और ऑलरेडी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज भी होंगे, तो उस मौके पर जाके हुकूमत को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, नहीं मुलाकातें नॉर्मल कर दे? देखें, शायद ये किया एज अ पॉलिसी ही गया है कि खान साहब की जो कम्युनिकेशन है उसको जो है वो काटा जाए, ताकि वो जो अपनी बयानबाजी से लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं उसके ऊपर किसी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और ये जो एहतजाज की कॉल है ये गालिबन उनकी पार्टी की कोर कमेटी जो है उसने अनाउंस की है कि हमें क्योंकि मिलने नहीं दिया जा रहा इमरान अहमद खान न्याजी साहब से, तो ये मामला एहतजाज के ऊपर जाएगा और ये
इसका फैसला हम सड़क के ऊपर करेंगे। देखें, दो तीन चीज़ें हैं इसके ऊपर निमरा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई पॉजिटिव चीज़ होने लगती है तो खान साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एकदम से एजुटेशन के ऊपर आ जाती है। अगर आप हालिया डेवलपमेंट्स देखें पिछले हफ्ते 10 दिन की, तो उसमें आपका IMF का जो बेल आउट पैकेज था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाह थी। कोई 6-7 बिलियन डॉलर का वो पैकेज है। उसके बाद $6 अरब का एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैकेज है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पूरा डेलीगेशन आया हुआ है, $2 बिलियन उन्होंने प्लेज किए हैं। IPPs का मामला जो है वो सॉर्ट आउट होने जा रहा है। तो जब कोई चीज़ें किसी तरफ कंस्ट्रक्टिव जाती हैं तो इनकी अवलीन कोशिश ये होती है कि एजुटेशन करें और इसको सड़क के ऊपर लेके आएं। अब मामला खान साहब ने ओवर द ईयर्स ये सारी लड़ाई जो है ना वो डू एंड डाई सिचुएशन के ऊपर डाल ली है, अपने लिए भी और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मामला है उसके ऊपर उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है और जो उनकी पार्टी स्टैंस ले रही है, उनको लगता है कि 25 अक्टूबर के बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी की मौत वाकई हो जाएगी अगर काजी फाइज ईसा फॉर सम ऑड रीजन रुक गए तो। सो दे आर गोइंग टू पुट इन द बेस्ट शो दैट दे कैन। और जिस तरह ये अभी बात कर रहे थे राजा साहब कि अगर PTI एहतजाज ना करे तो वो क्या करे, मेरे ख्याल में तो अगर वो थोड़े दिनों के लिए खामोशी इख्तियार कर लें इन द वास्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री तो सबके लिए बेहतर हो सकता है। और ये खामोशी अगर उन्होंने पहले इख्तियार की होती और बढ़ के ना मारी होती और गवर्नमेंट को कभी धमकाने की और कभी डराने की जो सियासत है इसको ये लेके आगे ना चले होते तो शायद गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो भी इतना हार्ड ना होता। ये इनकी अपनी बड़कबाजी की वजह से भी कुछ गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे ज्यादा चली जाती है और एग्रेसिव हो जाती है। तो देखें, बयानबाजी तो फिर हर तरफ से ही होती है। जी बिल्कुल है, कुछ रिएक्शनरी है, कुछ प्रोवोकेटिव है, कुछ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो सारी चीजें जब इतनी ज्यादा जंबल अप होंगी तो उसमें से खैर तो नहीं निकल सकती, शर शर निकलेगा। बट आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि जो सैनिटी है दैट प्रिवेल्स इन ऑल क्वार्टर्स। इसलिए क्योंकि देखें इकोनॉमिकली पाकिस्तान अभी जिस कंडीशन के अंदर है, इस किस्म की ये जो SCO समिट टाइप के जो इवेंट्स हैं उनका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अगर एक मिनट के लिए एज अ बिजनेस कम्युनिटी देखें या एज अ इकोनॉमिक जो उसका इम्पैक्ट है वो देखें तो मेरे ख्याल में आई वुड एग्री विद राजा साहब के PTI को थोड़े अरसे के लिए अगर खामोशी इख्तियार वो कर लेते तो ज्यादा मुनासिब रहता। ठीक हो गया। अच्छा इमरान साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकातों की इजाजत नहीं मिल रही इसलिए वो एहतजाज कॉल कर रहे हैं एक बार फिर से, और ठीक उसी दिन जिस दिन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सलमान अकरम राजा यही कह रहे हैं कि उनकी बहन और डॉक्टर से मिलने की मुलाकात की जो है वो इजाजत दी जाए क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत का स्टांस है वो ये कि हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, लेकिन ये मुलाकात तो 4 अक्टूबर के बाद से ही नहीं हो पा रही है। तो क्या वाकई सिक्योरिटी कंसर्न्स लगते हैं आपको या फिर हुकूमत इसको भी पॉलिटिसाइज कर चुकी है? देखें, हुकूमत तो एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रही है। यहाँ पर यह बात बड़ी जरूरी है कि एक ऐसी इमारत जिसकी बुनियाद ही खोखली हो, हम उस पर बात ना करें और फिर आगे जाके हम इखलाकियात के दरस दें। हम एक अपोजिशन जमात, जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात का अगर कहीं पे कोई ऑडिट हो, कहीं पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने दिया जाए तो ये हुकूमत आपको नजर कहाँ पे आएगी। इवन के इन नंबर्स में भी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है। तो एक जमात जिसके मैंडेट पे डाका डाला गया है, वो ये सारे हम बैठ के हर रोज एक नए इशू को डिस्कस करके तहरीक इंसाफ को एहतजाज पे ब्लेम कर रहे होते हैं। तहरीक इंसाफ के अगर बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में बैठ के कोई स्टेटमेंट दें, वो अपने नजरिए की पार्टी के पॉलिसी लाइन दें, हम कहते हैं कि जी वो इश्तियाल दिला रहे हैं। लेकिन हम 8 फरवरी के इंतखाबात को क्यों भूल गए हैं? एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन है कि इतने दिन में आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला हो जाना चाहिए, जो दूध का दूध है पानी का पानी वो सामने आना चाहिए। अभी तक हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं काम कर रहे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम चूंकि रोज नए इश्यूज पे बात करते हैं, जो बुनियादी मुद्दा होता है उसको भुला बैठते हैं। बुनियादी मुद्दा इस वक्त तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट है। वो चाहते हैं कि जो फॉर्म 45 पे जीते हुए थे वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करें और मुल्क के जो फैसले हैं, इस तरह की जो तंजीमें हैं या इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, शंघाई ताउन तंजीम जैसी बड़े आलमी फोरम जो है, अगर पाकिस्तान में एक जो रिप्रेजेंटेशन होगी वही हकीकी नहीं होगी तो फिर वो अवाम का फैसला कैसे होगा? एक हम उठा के किसी को भी बिठा दें, फिर हम कहें कि जी अब चूंकि ये बैठ गए हैं
तो जिनका हक था वो अब उनको चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया से इतने मुल्कों के सदूर आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो इमरान साहब अंडरस्टूड है ना कि आप उसी तारीख को अगर एहतजाज करेंगे तो क्या उसी रोज ऑडिट हो जाएगा? क्या उसी रोज 8 फरवरी के जो फैसले वो रिवर्स हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो आप तो इस तरह तो फिर मुल्क की ही बदनामी हो रही है जहां पे पूरी दुनिया आपको देख रही है। ये भी तो दुरुस्त तरीका भी तो नहीं है। बात उनकी दुरुस्त हो सकती है, आई एग्री विद यू, लेकिन तरीका दुरुस्त नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। देखें, शायद मुझे भी ना लगता हो, लेकिन जो एक हकायक पे हम हकायक को मसख नहीं करना चाहिए ना। एक अगर पाकिस्तान में कहीं पे उनकी बात नहीं सुनी जा रही और वो आलमी कुव्वतों के सामने हम क्या अपना फेस बनाना चाहते हैं? पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया था जो 8 फरवरी को हुआ था, जिस तरह से मैनिपुलेशन हुई, जिस तरह से पोलिंग का अमल चला, फिर जिस तरह से तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, वो सारा पूरी दुनिया को पता है। और अभी भी बार बार हम इस प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि खासतौर पे चाइना इस चीज पे जोर देता आ रहा है कि आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काम करें। ये जहां तक शंघाई ताउन तंजीम की बात है, ये एशियाई मुल्कों की सरबराही तंजीम है और उसका पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इजलास होना एक खुशाइंद बात है। लेकिन क्या इस सारे प्रोसेस को स्मूथ चलाने के लिए हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं? क्या इमरान खान कोई एक बकरी चोरी के केस में अंदर हैं, या वो कोई नशाई हैं, या वो किसी इस तरह के छोटे उस केस में है, या वो कोई दहशतगर्द है कि जिससे अगर किसी की मुलाकात हो गई तो पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा? 2 बंदे जाएंगे, सलमान अकरम राजा चले जाएं, या उनके डॉक्टर फैसल साहब चले जाएं, जो उनकी बहन है नूरीन नियाजी वो चली जाए, तो ये एक मुलाकात से कोई ज्यादा तूफान नहीं आ जाएगा। बस हुकूमत को ये डर है। ठीक हो गया, आपका ये पॉइंट लेके चलते हैं उमर के पास। उमर, ये बताइएगा कि अगर उनकी बहन, उनके डॉक्टर चले जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा? अग्री करते हैं आप, हुकूमत ने यहाँ पे गलत किया? देखिए, मेरी बात सुनिए। असल बात यह है कि एक आम आदमी में, मैं जेल में हूं, आप जेल में हूं, फर्क है। इमरान खान जो है वो इस वक्त बड़ी सियासी जमात के, आपने जैसे बिल्कुल साइड पे किया भारत, वो चेयरमैन तो अमली तौर पे वही हमें दिखाई देते हैं। तो वो सिर्फ एक अकेले शख्स नहीं है, बल्कि वो करोड़ों पाकिस्तानियों के वो उन्होंने वोट लिए हुए हैं। तो उनको आम पाकिस्तानी के तौर पे आप उनको ट्रीट कर सकते हैं जैसे आपने नवाज शरीफ को ट्रीट नहीं किया था। पाकिस्तान की क्या, दुनिया के निजाम इंसाफ के अंदर कोई एक मिसाल बता दे कि किसी कन्विक्टेड शख्स को आपने जेल से निकाल के बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी हो कि जाओ इलाज कराओ और वो 4 साल वापस न लौटाओ? तो भाई कौन सी कयामत आ जाएगी? इमरान खान की हमशीरा चली जाए, कोई एक डॉक्टर चला जाए, और अगर वो भी नहीं तो किसी आप तरमीम के बहाने कोई और आप वो वफ्द लेके चले जाए। इससे क्या आप कर रहे हैं? यानी तरीके इंसाफ ने ये तो नहीं कहा हम एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अगर हमें रसाई ना दी गई तो आप रसाई दे दें, बात खत्म हो गई। बाकी तो के बाद की बात है ना, पहली बारी बात नहीं सुन रहे आप। कैसे, आप मुझे बताइए, आप बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं। इमरान खान कोई खुद कुछ हमला कर सकते हैं? इमरान खान इस्लामाबाद पे कोई अटैक कर सकते हैं? वो मुल्क के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक सियासी जमात के अमली तौर पे सरबराह है। आप किस तरह से उनको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं? आप उनको कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? आप खुद देखें ना चीजों को। ये तो ऐसी बात है कि आप मुझे गालिब गलौज करें, जब मैं अपना कोई जवाब देने की कोशिश करूं आप देखें ये तो बड़ा वायलेंट किस्म का आदमी है, ये तो हाथ चला रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। आप गवर्नमेंट के बिहेवियर को भी तो देखिए ना। ये सबको नहीं पता कि क्यों ये मुलाकातें बंद की गई। अच्छा, वैसे उमर साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये गालियां गवर्नमेंट दे रही थी या वो सीएम केपी दे रहे थे? नहीं, मैंने जस्ट फॉर क्लैरिटी, गवर्नमेंट तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। सारा का सारा इश्तेहाल आपका वो कैदी नंबर 804 अंदर से बैठ के करता है, उसकी कम्युनिकेशन लाइन बंद की है। देखिए पिछले 1 हफ्ते से कितना सुकून है। ये डिसीजन तो आपकी पार्टी की उसने लिया कोर्ट कमेटी ने। मतलब ऐसे ना किया करें उमर। इसी मेरा तो ख्याल है कि इनकी कम्युनिकेशन के ऊपर ये बैन ताहयात होना चाहिए। वो जो इश्तेहाल जेल के अंदर बैठ के फैला रहे हैं उसकी बिल्कुल उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कमी कोई नहीं है और टकरा मारता है, खाना खाता है, कुकड़ पाड़ता होते बात के अंदर एहतजाज करो, उसके पीछे यहाँ पे लोग जख्मी होते हैं। आप अजीब बातें करें। आप बताएं ना, पिछले हफ्ते यहाँ पे इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है उसका क्या हासिल हसूल हुआ? केपी का जो सीएम है वो भागता फिर रहा है यहाँ पे, इस्लामाबाद में। प्लीज सलमान साहब, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन ताहयात बंद होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बंद नहीं होनी चाहिए किसी की भी। उमर अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा। वो एक इंतशारी टोले की ज़हन साजी रखते हुए, आपके जज्बात का भरपूर ख्याल रखते हुए हुजूर कोई इजाजत नहीं लेगा। प्रैक्टिकल सियासत करें। आपने डी चौक उस दिन क्या कुछ किया हुआ था?
फोन बंद, इंटरनेट बंद, खंदकें खोद दी, कंटेनर्स लगा दिए, दफा और उसके बाद चोर दरवाजे से केपी का सीएम आया, यहाँ पे लोग तशद्दुद का निशाना पुलिस को बनाते रहे, एक यहाँ पे हिजान की कैफियत रही, केपी का सीएम आया, यहाँ पे उसके बाद केपी हाउस चला गया, नहा धो के एयर कंडीशन कमरे के अंदर सारी रात गुजार के 12 जिले टपता रहा। यार खुदा का वास्ता है, आप ये जो इतने पक्के मुंह के साथ झूठ बोलते हैं ना, मुझे ताज्जुब होता है कभी कभार। भी कवर करना है, उमर का पॉइंट कंप्लीट होने दीजिएगा जी। उमर अपना पॉइंट जल्दी से कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूं कि इजाजत थी नहीं थी, इजाजत ना होने के बावजूद लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तमाशा आप खुद लगवा रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़िए, दुनिया को पता है, रात को उनके सिफारत खाने रिपोर्ट्स भेजते हैं, वो आपके मेरे तबसरों पे नहीं बैठे होते। यकीनन उन्होंने बताया होगा कि केपी के कहां पे थे रात को एहतजाज में। जी बिल्कुल, उस रिपोर्ट में आया है, सब जगह के ऊपर आया है। अब इसके ऊपर भी तवज्जो डालें कि केपी की अपनी जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं अपने सीएम के साथ चल रही। सलमान साहब, आपकी तरफ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आती हूँ, आपकी बात सुनेंगे। इस वक्त हम आते हैं बशारत की तरफ। बशारत, ये बताइएगा कि आईनी तरमीम की गूंज जाहिर चल रही है, मुलाकातें भी चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात करके बाहर आती है तो वो बड़ी खुश दिखाई देती है, हुकूमत करके आती है तो बहुत खुश दिखाई देती है। आज भी इजलास हो गया पार्लिमानी कमेटी का, कल फिर से होने जा रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? ये बस इजलास खेलेंगे, उसके बाद तो होगा तो कुछ भी नहीं। ये देखें, अगर इनके पास नंबर ही पूरे नहीं है ना, अगर इनके पास नंबर पूरे ना होते तो आप वो ट्विटर पे खास जो माइंड सेट है, जो जिनके तरफ से व्हाट्सएप आता है और ट्वीट करते हैं, उनकी चीखें आपको सुनाई ना देती। ये उनके पास नंबर पहले 2-3 नंबर कम थे, अब तो हुकूमत के अपने नंबर वो भी गायब हो गए ना। नून लीग के सीनेटर कुछ उनको वोट नहीं दे रहे, और मेरी इतराज ये है कि नून लीग के अपने एमएनए भी वोट नहीं दे रहे। और एक और बात ये है कि इसमें ये जो बिलावल जरदारी साहब सीवी लेकर घूम रहे हैं ना, वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, सीवी लेकर आईनी अमेंडमेंट करनी है जी, उसको भी ये बढ़ाना है जी। मौला फजल रहमान साहब के पास जाते हैं, मौला फजल रहमान साहब बेंच की बात करते हैं, वो आईनी अदालत की बात नहीं करते। तो इस सारे मंजरनामे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़ा गाग किस्म का सियासतदान है, वो अपनी दाढ़ी क्यों देगा बिलावल जरदारी के हाथ में? वो तो कभी नहीं देंगे बिलावल जरदारी के हाथ में दाढ़ी, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टरशिप बिलावल को दे दूं, ये कभी किसी सूरत में नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिस पर मौलाना फजल रहमान ने जो आईनी बेंच के हवाले से बात की है कि आईनी बेंच बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, उस पर यह बात किसी न किसी ये इत्तेफाक राय हो सकता है कि आईनी बेंच बनाया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो होंगे, या हाई कोर्ट के सीनियर जजेस लेंगे वो होंगे। बाकी ये बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी किसी सूरत में, मुझे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। और देखिए, अगर ये होती ना तो उस दिन जिस दिन ये सारे लोग इकट्ठे थे, वो मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, वो मुझे बंदर का कॉल याद आ रहा है। बंदर कह रहा है जी कि मैं वो किसी का बंदर बन गया, बादशाह बन गया, तो खरगोश का वो खा गई उसका, तो उसकी माता गई उसके पास, उसने कहा बंदर को बादशाह सलामत, शेर तो खरगोश को खा गया, आप बादशाह बने हुए। वो बंदर कभी एक डाल पर जाए कभी दूसरे पर जाए, तो उसने कहा जी तू मेरी आनियाँ जानियाँ देख, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उस वक्त हो जाती है। ये सिर्फ आनी जानिए, बाकी कुछ भी नहीं होगा। चलें जी, बिलावल साहब की भी आनियाँ जानिए। सलमान, आपका पॉइंट आप लेते हैं। मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि पहली बार मुसवदा हमसे शेयर कर लिया गया, अब एक जमात को ड्राफ्ट मिल रहा है, बैरिस्टर गोहर उसी मीटिंग में वो कह रहे हैं हमें तो कोई ड्राफ्ट नहीं मिला है। तो हुकूमत को नहीं चाहिए था कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है उनको भी जरा कॉन्फिडेंस में ले लेते और उनके साथ भी ड्राफ्ट शेयर किया जाता, क्योंकि जाहिर है आईनी तरमीम का मामला कुछ एक बात मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर लूं जी प्लीज। ये जो आईनी तरमीम, ये 25 करोड़ आवाम को पिंजरे में बंद करके फेंकने की बात की जा रही थी, इसका क्रेडिट आप मौलाना फजल रहमान को दें कि पिछली दफा वो उन्होंने वो आईनी दीवार बन के सामने खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। लेकिन अब देखना होगा बशारत साहब कि अब भी दीवार बन के खड़े होते हैं नहीं। सलमान बताइए। वो जो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं उसी पर लेकर आएंगे वो मेरे ख्याल में हुकूमत को। ओके जी सलमान, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जी देखें, इसमें लार्जर कंसेंसस जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहा है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर चंद शक्यों के ऊपर तो जो मैंने पहले एक बात की है कि कंसेंसस है, जिसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मामला है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। तो देखें, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उसके अंदर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होंगी, वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी आगे आने वाले दिनों के अंदर जितने वो अभी हैं। वो मौलाना उनको कन्विंस कर पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, या गवर्नमेंट उनको कन्विंस कर पाती है पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए और एक पूरी अलहदा सेपरेट कोर्ट के लिए, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फॉर नाउ, जिस तरह नंबर गेम्स की भी बात हो रही है, देखें पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ खारिज अज़ इम्कान नहीं है।
देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, स्पेशली इन पाकिस्तान। जिस किस्म की कानून साजी हमने पिछले दिनों में देखी है, खासतौर पे जो 63A के बाद जो मामलात हैं वो बहुत मुख्तलिफ होंगे। हम हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे कि अब ये अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक दफ़ा फिर सियासतदानों की मंडी लग चुकी है और उसके अंदर बहुत हाई लेवल के ऊपर स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। और देखें, ये अगेन अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर सियासत भी एक कारोबार है जहां पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ विनिंग इलेक्शंस और कंटेस्टिंग इन इलेक्शन कैंपेन्स, और फिर जब वो जीत जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको वापस की जाए। तो इस तरह के जो कानून साजी के जो मराहिल होते हैं और जो मामलात होते हैं, दिस इज वेयर दे गेट पेड वेरी हेविली। तो अभी बाजार गर्म है, बोलियां लग रही हैं। और आप जो बात करें राजा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आप ये बात भूल गए हैं कि उनको उनके वालिद साहब की बैकिंग है, जो सदर पाकिस्तान है, वो भी इस सियासत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और आप यहां पे वो जिस तरह जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, समटाइम्स इट्स योर कनेक्शंस, समटाइम्स इट्स योर बैकग्राउंड लिंक्स। अब अगर आज कल की तस्वीरों के अंदर आपने देखा हो तो जो KPK के गवर्नर हैं वो एक साइड पे बैठे हुए, मोहसिन नकवी एक साइड पे बैठे हुए, और हमारे दूल्हे यानी अली अमीन गंडापुर साहब वो बीच में बैठे हुए हैं, शबाले बन के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब से 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये दोनों एक दूसरे के दस्तों गिराबां थे। इधर KP हाउस के अंदर IG जो है वो धमकियां दे रहे थे CM को, और उसके बाद जो सारी की सारी कहानियां इस वक्त मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं, कोई एक भी चुन लें, तो ये हालात थे। तो देखें, सियासत नामुमकिनात का ही नाम है, इनको ही मुमकिनात के अंदर कन्वर्ट करने का नाम है। एंड पाकिस्तान की सियासत के अंदर कब कहां कौन क्या करे आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। और ये सारी चीजों पर करते हैं कि ये मुमकिन हो जाएंगी आईनी तरमीम। जी बिल्कुल, चले ठीक हो गया। अच्छा इमरान, आपकी तरफ आती हूँ, आपको क्या लगता है ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए, मौलाना दोनों तरफ से प्ले करते हुए हमें नजर आते हैं अपना रोल, बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपना रोल बड़ा प्रोएक्टिवली, बल्कि मैं तो कहूंगी वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि हो जाएगा ये सब मामला बड़ी आसानी से आईनी तरमीम वाला? देखें, जहां तक जैसे बिशारत राजा ने बात की कि एक आईनी बेंच का क़याम अमल में लाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान आईनी बेंच की बात कर रहे हैं। अगर आपने खबर देखी हो तो सलमान अकरम राजा भी इसी तरह की तजवीज दे चुके हैं, और इस वक्त तहरीक इंसाफ ही मेन स्टेक होल्डर्स अपोजिशन जमातों में से है जिसकी इस आईनी तरमीम में राय होना बहुत जरूरी है। तो अगर बेंच की तरफ बात जाती है कि सुप्रीम कोर्ट यही रहे, कोई नई आईनी अदालत कायम ना की जाए, इसी चीफ जस्टिस के नीचे एक आईनी बेंच बना दिया जाए सीनियर जजेस का या फिर हाई कोर्ट के जजेस का, तो इस तरह से डेवलपमेंट आगे हो सकती है। और दूसरी जो बात है, जो पुराना एक मुसविदा गर्दिश कर रहा था, उसमें हाई कोर्ट के जजेस के तबादले की भी बात थी, क्या वो शिकें उस पे इत्तेफाक होगा नहीं होगा, ये भी एक बड़ा वो शिकें खत्म कर दी गई है, वो खत्म कर दी गई, जजेस की जो रोटेशन थी तबादलों की वो खत्म कर दी गई है। देखिए, पहले वाले ड्राफ्ट में तो इसी तरह की जहरीली शिकें थी जिससे आपका इंसाफ का निजाम पूरा धड़म हो जाता। और इस सारे निजाम में आप देखें कि हुकूमत की बदनीयती ये है कि एक जो प्रोसेस होता है कि आप पार्लियामेंट में बिल पेश करते हैं, स्पीकर साहब उसको कमेटी को मार्क करते हैं, कमेटी में उस पर ओपन डिस्कशन होती है, अवाम को एतमाद में लिया जाता है, सिर्फ अवामी नुमाइंदों की बात नहीं होती, फिर कमेटी उसको रैप अप करके पूरा एक ड्राफ्ट दोबारा पार्लियामेंट में भेजती है, उस वक्त तक सबकी कंसेंसस हो चुकी होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है और एक बड़े स्मूथ तरीके से ये हो जाता है। अब सियासतदान तो अच्छा जी पाकिस्तान में ही ऐसा मुझे लगा एक मिनट के लिए मैं गुम गया। यकीन करें, मैं आपकी इस बात में ना इतनी सहरंगेज गुफ्तगू कर रहे थे इमरान साहब, मैं खो गया इसमें। एंड सॉरी जी प्लीज। अच्छा, सलमान साहब, पाकिस्तान में आपको नहीं पता पाकिस्तान में कानून कैसे बनते रहे माजी में? भाई क्या हो गया है आपको इमरान भाई? कानून तो उसी तरह बनते रहे जिस तरह आप बढ़ रहे हैं, जिस तरह हमेशा बनते हैं। तो पिछली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आपको पता कैसे कानून बनते रहे हैं? उधर तो कॉरिडोर में वर्दी के अंदर लोग घूम रहे होते थे मुसव्वदे लेके, जो आप ढूंढ रहे हैं। फिर हमें जमहूरियत को एक तरफ रख देना चाहिए। फिर यही है कि जैसे रियाज फतियाना साहब के घर पे हमले हो रहे हैं, उनके बेटे को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिली को हरासा किया जाता है, इसी तरह से फैसलाबाद में सादुल्ला बलोच की फैमिली को हरासा किया जा रहा है। पीटीआई साहब जमहूरियत साइड पे रखी हुई है, आप महसूस नहीं कर रहे।
काफी चलिए, अरसे से, ठीक है। अच्छा, बल्कि उमर, जब से आप- कयाम हुआ है मैं उसके तकरीबन एक कुछ ही अरसे कमेंट- के बाद एक से। कमेंट मुझे सलमान साहब, सलमान साहब उमर देखें, उमर की एक बारी है। कमेंट- जी सलमान साहब, उमर, एक आप क्या बात मैं- समझते हैं? उमर, आपकी किस क्या हवाले राय है से? आईनी तरमीम को लेके? एक तरफ हमें देखिए ये कहने को ये बात बहुत मुनासिब है, और ये बात हम पहले भी कहते आए हैं कि देखिए इतनी बड़ी तादाद केसेस की नहीं है जो आईनी केसेस हैं, जिस पे बुनियाद पे आप अलग से अदालत बना लें। 180 केसेस उसका है इतनी- टोटल जी। गोंदल साहब 180 केसेस है हमारे कोर्ट टोटल। रिपोर्टर बता रहे हैं आपको। चलें, आप बताएं। चले 200 केसेस कर लेते हैं ना हम। 200 केसेस अगर हो तो उसके लिए आईनी अदालत के जवाब समझ नहीं आता। सिर्फ एक प्रॉब्लम जरूर है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, काजी साहब के दौर में भी यही प्रॉब्लम है, बंदियाल साहब या बाकी में भी, कि वहां पे पिक एंड चूज होता है। हमें पिक एंड चूज को खत्म करना है। हमने सिंपल एक फार्मूला ये निकाला है, जो कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिस हो भी रहा है, कि जब भी कोई आईनी मामला आएगा, आईनी वजाहत को लेके, आईनी इबहम को दूर करने के लिए आप सीनियर मोस्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 5 जजेस शामिल कर दें। दैट्स इट। उसमें यह नहीं होगा कि चीफ जस्टिस साहब शामिल करना चाहते हैं तीसरे वाले को, और 5वें वाले को नहीं करना चाहते, 5वें वाले को नहीं करना चाहते, तीसरे वाले को करना चाहते हैं। इसको खत्म कर दें, बस ये तय हो जाए। भाई देखिए, अगर 5 जजेस में कोई इशू है तो इसका मतलब है फिर अपॉइंटमेंट को फेयर करें, फिर वहां प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपॉइंटमेंट के अंदर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है, वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वहां पे बास का रोल है, बहुत कुछ है। तो मेरे ख्याल से ये एक वैलिड सोल्यूशन है, ये बिल्कुल मुनासिब है। हमें आईनी बेंच की जानिब जाना चाहिए। आईनी अदालत का मतलब देखिए, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों जैसा नहीं है, हर मुल्क की अपनी डायनामिक्स होती हैं। आप जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत खड़ी कर रहे हैं तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? वजह यह है कि जजेस बता रहे हैं हमारे ऊपर दबाव है, जजेस बता रहे हैं कि सिस्टम कैसे मैनेज हो रहा है। तो जब आप समझ रहे हैं कि अब ये चीजें कंट्रोल से निकल रही हैं, तो अगर ठीक है आप वही करा रहे हैं, हम एक नया ढांचा खड़ा कर देते हैं। मेरा ख्याल है उसके ऊपर हम सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला है। चलें जी, ठीक हो गया नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुनी पे, अभी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।